नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये बुक है आपकी अरिहंत इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें 1000 सेंटेंस, 700 सॉल्व्ड क्वेश्चन और 700 वर्ड्स नॉलेज, 550 सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिए गए हैं, ठीक है। इसके लेखक हैं SC गुप्ता। ये ये बुक आपके हिंदी भाषी छात्रों हेतु विशेष उपयोगी है, ठीक है। चैप्टर है आपका चैप्टर पर देखेंगे एक बार। सम बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश, नो द इंग्लिश फंडामेंटल्स, आर्टिकल्स, ट्रांसलेशन ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइंड, एडजेक्टिव, एडवर्ब, द वर्ब्स, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉन फिनिट्स, पार्टिसिपल, जीरंड, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद में सुपरफिलियस एक्सप्रेशन, क्वेश्चन फॉर्मिंग, क्वेश्चन टैग, यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, हैंड फ्रेसेस, ये फ्यू प्रोवर्ब्स, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर्स, क्लोज टेस्ट, क्लोज पैसेज, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, डबल ब्लैंक्स ऑफ सेंटेंस, मिसलिनियस एक्सरसाइज, करेक्ट द सेंटेंस, वर्ड पावर, सिनोनिम्स, एंटानिम्स, हिंदी वर्ड्स, एंटानिम्स एंड सिनोनिम्स, होमोनिम्स, कंट्रोनिम्स, हेट्रोनिम्स, palindromes, पैनग्राम्स, अनयूजुअल वर्ड्स, वर्ड फॉर्म्स, होमोग्राफ्स, प्रोनिम्स, पैरोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेजन वर्ड्स, ग्रुप टर्म्स, रिलेटेड, ठीक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपका। एंटानिम्स, सिनोनिम्स और ये जो टॉपिक है क्लोज टेस्ट, ये आपका पूछा जाता है ज़्यादातर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपके PCS प्री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन आएगा इससे 15-20 क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश में। उसके बाद में है रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेसिफिक यूज वर्ड्स, सिमिलर वर्ड नेवर यूज्ड, गुड सेंस, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग वगैरह ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे PCS IAS प्री पेपर होता है, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। आपके बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से, जैसे एंटानिम्स, सिनोनिम्स, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल किसे कहते हैं, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला, यहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ेंगे, पूरी बुक ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लो या फिर SSC का या PCS प्री इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें 20-25 क्वेश्चन आते हैं और आपके UPSC में भी आते हैं। कोई भी परीक्षा आप आराम से दे लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश, कुछ बेसिक टर्म है जो इंग्लिश के, कुछ बेसिक बातें हैं इंग्लिश की, उसको
देखेंगे। इस बुक में प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स की जानकारी संक्षिप्त रूप में इस अध्याय में दी जा रही है। इस बुक में प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स की जानकारी संक्षिप्त रूप में इस अध्याय में दी जा रही है। सबसे पहला है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिन्हें कैपिटल लेटर्स एवं स्मॉल लेटर में निम्न 2 प्रकार से लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं, जिन्हें कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर में निम्न 2 प्रकार से लिखा जाता है। स्मॉल लेटर्स एवं कैपिटल लेटर्स का उच्चारण समान रहता है। जैसे पढ़ते हैं तो उच्चारण जो होता है उसका बोलने वाला, ठीक है, वो समान ही रहता है, लेकिन आकृति भिन्न होती है, लेकिन लिखावट अलग अलग होती है। कैपिटल लेटर का प्रयोग कब किया जाएगा, यह जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु तो आवश्यक है। कैपिटल लेटर का कब प्रयोग किया जाएगा, यह जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु तो आवश्यक है। ठीक है, कब हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और कब हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है, ये जानना बिल्कुल आवश्यक है, जब भी हम शुद्ध अंग्रेजी लिख पाएंगे। इस संपूर्ण जानकारी संबंधित अध्याय में दी गई है। इसकी संपूर्ण जानकारी संबंधित अध्याय में दी गई। इस अध्याय में जो है पूरा बताया गया है कि कैपिटल लेटर का हम कब यूज करेंगे, स्मॉल लेटर का कब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी है ये कैपिटल लेटर में लिखी है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कैपिटल लेटर हो गया। और जो नीचे लिखा है ये स्मॉल लेटर में लिखा है, ये ABCDZ तक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है आपका वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, यानी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, लेटर्स को आपस में मिलाकर, लेटर्स को आपस में मिलाकर, जैसे एक लेटर ए एक लेटर हो गया, बी एक लेटर हो गया, सी एक लेटर हो गया, ऐसे जो 26 अक्षर हैं इनको लेटर बोलते हैं। ठीक है, लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है। लेटर्स यानी अक्षरों को मिलाकर लिखने से उनका कोई जो अर्थ निकलता है उसे वर्ड कहता है, उसे वर्ड कहा जाता है, यानी शब्द कहा जाता है। एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एक व्यंजन होना आवश्यक है। एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एक व्यंजन का होना आवश्यक है। स्वर ना होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है। अगर मान लो स्वर नहीं है तो स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है। लेकिन एक ही लेटर्स वाले शब्द जैसे ए आई ओ इत्यादि इसके अपवाद हैं। ए आई ओ इत्यादि इसके क्या हैं, अपवाद हैं। ये जो हैं ए आई ओ इसके क्या हैं, अपवाद हैं। इससे इसका ए मतलब हो जाता है एक, आई का मतलब मैं, ओ का मतलब ओ। ठीक है, ये स्वर में भी है और इसका यूज किस में भी किया जाता है, व्यंजन में भी किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी वाक्य किसे कहते हैं। दो या अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह का कोई अर्थ निकलता है तो इस शब्द समूह को वाक्य सेंटेंस कहा जाता है। जैसे दो शब्द हैं, जैसे राम गोस, ठीक है, तो एक लाइन बन गई। दो शब्द हैं, राम गो टू मार्केट, यानी 3-4 शब्द हो गए, तो इसमें एक अर्थ निकल गया, राम बाजार जाता है, राम गो टू मार्केट, राम बाजार, राम गो टू मार्केट, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। तो एक अर्थ हो गया, मतलब एक अर्थ निकल आया इसका, तो उसको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। यानी एक लाइन को जो जिससे कोई अर्थ निकले, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, यानी वाक्य कहेंगे। मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं सेंटेंस में। मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कार्य करने वाला सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है, जो सब कार्य को करता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट को क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, यानी सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम गो टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट,
तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम बाजार को जाता है। ठीक है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट हो गया सब्जेक्ट जो कार्य करता है, यानी राम कौन सा कार्य करता है, बाजार जाने का काम करता है, तो जो जाने वाला काम है गोज टू कार्य करता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जो बाकी का हिस्सा हो गया वो प्रेडिकेट हो गया। जैसे गोज टू मार्केट। सेंटेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। सेंटेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होता है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या अधिक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं, क्लाउजेस होते हैं, जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़े होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो या अधिक प्रिंसिपल क्लाउसेस होते हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा एक या अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा एक या अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। मिक्स सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग हैं मिक्स्ड सेंटेंस कहलाते हैं। मिक्स्ड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग हैं, मिक्स्ड सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब क्लाउज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का एक ही भाग, शब्दों का एक ऐसा समूह जो सेंटेंस का एक ही भाग है, जिसमें एक फिनिट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, क्लाउज कहलाती है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का एक ही भाग है, जिसमें एक फिनिट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, क्लाउज कहलाता है। क्लाउज इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब। क्लाउज तीन प्रकार की होती है। क्लाउज कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला प्रिंसिपल क्लाउज। ऐसे क्लाउज होती हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं एवं जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। पहला क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज। ऐसे क्लाउज जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं एवं जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज। यह क्लाउज भी स्वतंत्र क्लाउज है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है। यह सिंपल सेंटेंस की तरह होती है जो अन्य क्लाउज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट, फॉर और etc से संयुक्त होती है। यह क्लाउज भी स्वतंत्र क्लाउज है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है। यह सिंपल सेंटेंस की तरह होती है जो अन्य क्लाउज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट, फॉर और etc से संयुक्त होती है। तीसरा पॉइंट है आपका क्लाउज में सबऑर्डिनेट क्लाउज। यह क्लाउज एक स्वतंत्र क्लाउज नहीं है जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लाउज पर निर्भर होती है। यह क्लाउज अन्य क्लाउज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एज, व्हाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, दो, अल्दो, लेस्ट, एज, सून एज, प्रोवाइडेड etc से संयुक्त होती है। सबऑर्डिनेट क्लाउसेस का इस क्लाउज द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। सबऑर्डिनेट क्लाउज का इस क्लाउज के द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला नाउन क्लाउज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लाउज, तीसरा एडवर्ब क्लाउज।
अब आपने सुना होगा फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? पांचवा पॉइंट है आपका फ्रेज। ठीक है, फ्रेज किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, फ्रेज कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। जैसे रेड टेपिज्म, इन्स एंड आउट्स, हैंड इन ग्लव्स etc। जैसे रेड टेपिस, इन्स एंड आउट, हैंड इन ग्लव्स etc। उसके बाद में है आपका छठा पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाक्य यानी सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है प्रीपोजिशन, छठा है वर्ब और सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। यानी कोई जो वाक्य इंग्लिश में लिखा जाता है उसमें 8 पार्ट होते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। यानी एक सेंटेंस में 8 भाग होते हैं, 8 को देख लिया आपने। उसके बाद 7वां पॉइंट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है, ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे कोई साधारण वाक्य लिखा गया है, ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। 8वां पॉइंट है असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन किया गया हो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आई वॉज नॉट प्रेजेंट दियर। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन किया गया हो क्या कहलाता? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई वॉज नॉट प्रेजेंट दियर, आई हैव टेकन ए डिसीजन, आई हैव टेकन ए डिसीजन। उसके बाद 9वां पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, ऑर्डर, निर्देश, डायरेक्शन, कमांड, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, सुझाव यानी सजेशन, सलाह यानी एडवाइस का भाव निहित हो। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें आदेश यानी ऑर्डर दिया गया हो, निर्देश यानी डायरेक्शन या कमांड दिया गया हो, प्रार्थना या रिक्वेस्ट की गई हो, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट की गई हो, सुझाव यानी सजेशन, सलाह दिया गया हो। सुझाव अलग हो गया, सजेशन और सलाह एडवाइस अलग का भाव निहित रहता है। जैसे शट द डोर, शट द डोर, इसमें क्या हो गया? ऑर्डर दिया गया। कंसल्ट ये गुड फिजिशियन, कंसल्ट ये गुड फिजिशियन यानी इसमें सलाह दी गई, सुझाव दिया गया या एडवाइस दी गई। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है। ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान कृपा करें, भगवान आपकी कृपा करें। लॉन्ग लाइव द क्वीन, लॉन्ग लाइव द क्वीन, जिसमें कोई प्रार्थना या अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो कहाँ चला जाता है? कौन सा सेंटेंस कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद 11 नंबर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव व्यक्त करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा बिहेव ऑन द मैच, हुर्रा बिहेव ऑन द मैच। ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव व्यक्त करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ओ सी डाइड सो यंग, ओ
शी डाइड सो यंग, बड़े दुख की बात है, वह नौजवान थी, नवयुवती थी और खत्म हो गई, मर गई। उसके बाद है कोलोक्वल, इसका अर्थ होता है कन्वर्सेशनल इनफॉर्मल, जो बातचीत में प्रयुक्त होता है। कोलोक्वल का अर्थ क्या होता है? कन्वर्सेशनल इनफॉर्मल, जो बातचीत में प्रयुक्त होता है। उसके बाद 13 नंबर है कम्प्लीमेंट, इसका अर्थ है पूरक, इसका अर्थ होता है पूरक यानी कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, उसे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे गोपेश बिकेम ए टीचर, गोपेश बिकेम ए टीचर, निशा इज ए गर्ल। वाक्य एक में टीचर एवं गर्ल, दूसरे में गर्ल सब्जेक्ट को स्पष्ट करते हैं, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हैं। वाक्य पहले में है टीचर एवं दूसरे में गर्ल, सब्जेक्ट को स्पष्ट करते हैं, तो ये क्या हो गए? सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। उसके बाद में है तीसरा पॉइंट है आपका पहला दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा इसी में है बी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर, हमने राम को अपना मॉनिटर चुना। तो मॉनिटर इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मॉनिटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद चौथा वाक्य है हर फादर नेम्ड हर शीला, उसके पिता ने उसका नाम क्या रखा? शीला रखा। तो शीला जो रखा, शीला और मॉनिटर, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके पिता ने रखा, ठीक है, उसके पिता ने, यहाँ पिता जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर, हमने यानी हम खुद क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। यहाँ तीसरे वाक्य में हम सब्जेक्ट हो गए, हमने राम को अपना मॉनिटर रखा, चुना। चौथा पॉइंट है आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग की सिमिलरली में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो ऐसा ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग की सिमिलरली में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो ऐसा ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही फॉट ये फ्रीज फाइट, ही फॉट ये फ्रीज फाइट। जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग में सिमिलरली में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो वहाँ तो ऐसा ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही फॉट ये फ्रीज फाइट, रहीम सैंग ये सैड सॉन्ग। उपरोक्त वाक्य में सॉन्ग फाइट क्रमशः वर्ब सैंग एवं फाउट के कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हैं। सॉन्ग और फाइट क्रमशः सैंग और फाउट के क्या हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हैं। सॉन्ग का सैंग और फाइट का फाउट कॉग्नेट हैं, क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। फाउट का फाइट और सॉन्ग का सैंग। स्लेबल क्या होता है? स्लेबल किसे बोलते हैं? वर्ड शब्द का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है स्लेबल कहलाता है। वर्ड शब्द का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है स्लेबल कहलाता है। एक वर्ड शब्द या एक स्लेबल कहलाता है। एक वर्ड शब्द या एक अधिक स्लेबल का हो सकता है। एक वर्ड शब्द एक या अधिक स्लेबल का हो सकता है। ये स्लेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स ए सिंगल ओवल साउंड एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज ए यूनिट। सो फॉर एग्जाम्पल बुक हैज़ 1 syllable एंड रीडिंग हैज़ 2 syllables।
ये syllable is a part of word that contains a single vowel sound that is pronounced as a unit. So for example, book has no syllable and reading has two syllable. ठीक है, वन syllable क्या होता है? वन syllable क्या होता है? वर्ड रन, सिट, कम, गो, माई, ही, etc. वन syllable हो गया. टू syllable क्या होता है? वर्ड्स मंडे, 14, फादर, संडे, etc. टू syllable यानी वर्ड मन और डे दो अक्षर से मिल गया. 14 फादर. ठीक है, मतलब उच्चारण में जो ऐसे बोला जाए सिलेबल. ठीक है, तो वन सिलेबल का और टू सिलेबल जैसे दो अक्षर दो उच्चारण हो जाए वन सिलेबल में, जैसे सिट, कम, गो, ही, एक बार में खाली सिलेबल मतलब एक ही बार उच्चारण हुआ. और टू सिलेबल वाला जैसे दो बार उच्चारण हुआ, मंडे. उसके बाद 14 संडे, फादर यानी दो बार का उच्चारण हुआ उसको टू सिलेबल. उसके बाद वर्ड्स विथ मोर देन टू सिलेबल, वंडरफुल यानी दो से ऊपर सिलेबल वाले को क्या कहते हैं? दो से ऊपर शब्द वाले को कौन से हैं? सिलेबल. दो सिलेबल से ऊपर वाले कौन से शब्द हैं? वंडरफुल, ब्यूटीफुल, 3 बार आवाज निकली. वंडरफुल, ब्यूटीफुल, डेमोक्रेसी, इम्पॉसिबल. 16वां पॉइंट आपका है ओवेल्स. अंग्रेजी भाषा में AEIOU को ओवेल्स स्वर माना गया है. अंग्रेजी भाषा में जो 5 वर्ड हैं उनको क्या माना गया? स्वर माना गया है. इनके अतिरिक्त कई व्यंजन कंसोनेंट भी स्वर की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं. अंग्रेजी भाषा में AEIOU को ओवेल स्वर माना गया है. इनके अतिरिक्त कई व्यंजन कंसोनेंट यानी कंसोनेंट भी स्वर की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं. इनके अतिरिक्त कई व्यंजन जैसे कंसोनेंट भी स्वर की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं. उसके बाद में कंसोनेंट किसे कहते हैं? AEIOU के अतिरिक्त से सभी अल्फ़ाबेट्स व्यंजन कंसोनेंट्स कहलाते हैं. अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन एवं 5 स्वर होते हैं, यानी 21 कंसोनेंट होते हैं और 5 ओवेल्स होते हैं. उसके बाद में प्रीफिक्स 18 नंबर है. प्रीफिक्स किसे कहते हैं? मूल शब्द के साथ पहले जुड़े अक्षर जैसे इम, इन, अन, इन, डिस, इम इत्यादि प्रीफिक्स शब्द कहलाते हैं. प्रीफिक्स द्वारा नए शब्द का निर्माण किया जाता है. जैसे इम्पॉसिबल, पॉसिबल में इम लगा दिया गया तो इम्पॉसिबल हो गया. पेवर में इम लगा दिया गया तो इम्पेवर हो गया. कॉम्पिटेंट में इम लगा दिया गया तो इनकॉम्पिटेंट हो गया. उसके बाद रूट में रूट लगा दिया, इन रूट हो गया. इनकरेज, डिसलाइक, इम्बार्क, इम्पावर और डिफेम, ये हो गया आपके प्रीफिक्स शब्द. उसके बाद सफिक्स किसे कहते हैं? जैसे हिंदी में होता है उपसर्ग. ठीक है, उपसर्ग तो इंग्लिश में क्या होता है? उसे बोलते हैं प्रीफिक्स. सफिक्स किसे बोलते हैं? मूल शब्द के बाद लगे हुए अक्षर जैसे एज, इड, IST, ING, इम, ISH, NSHIP, सिप इत्यादि सफिक्स कहलाते हैं. सफिक्स द्वारा नए शब्द का निर्माण किया जाता है. जैसे लीक में AGE लगा दिया गया तो लीकेज हो गया, ब्रेकेज हो गया. ED लगा दिया गया तो गिफ्ट में ED लगा दिया गया, गिफ्टेड हो गया. टैलेंटेड हो गया, राइटिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया. उसके बाद फ्रेंडशिप हो गया, हार्डशिप हो गया. ये हो गया सफिक्स यानी प्रत्यय. इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको प्रत्यय. उसके बाद में अगला पॉइंट है 20 नंबर.
20 नंबर पॉइंट क्या है? प्रीमोडिफायर। प्रीमोडिफायर किसे कहते हैं? वह शब्द जो नाउन से पहले आता है एवं उसके अर्थ में वृद्धि करता है। वह शब्द जो नाउन से पहले आता है एवं उसके अर्थ में वृद्धि करता है प्रीमोडिफायर कहलाता है। प्रीमोडिफायर कहलाता है। जैसे ही मिसबिहेव्ड विथ एन इनवाइटेड फ्रेंड। इनवाइटेड फ्रेंड, अब जहाँ ये इनवाइटेड हो गया, ये क्या हो गया? प्रीमोडिफायर। दे सोल्ड द क्रस्ट हाउस। दे सोल्ड द क्रस्ट हाउस। उपरोक्त वाक्य में इनवाइटेड एवं क्रस्ट प्रीमोडिफायर है। उसके अंदर स्लैंग। स्लैंग शब्द सुना होगा आपने। स्लैंग कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड मीनिंग दैट आर इनफॉर्मल and are used by the pupil who know each other very well and quite familiar with one another, generally abusive language। पूर्ण परिचित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अनौपचारिक विशेष शब्द, एक्सप्रेशन, सामान्य रूप से गाली जैसे शब्द इत्यादि। स्लैंग क्या कहते हैं? स्लैंग किसे कहते हैं? स्लैंग कंसिस्ट ऑफ वर्ड, एक्सप्रेशन एंड मीनिंग दैट are informal and are used by the pupil who know each other very well and quite familiar with one another, generally abusing language। पूर्ण परिचित व्यक्तियों द्वारा, पूर्ण परिचित यानी जो बिल्कुल जान पहचान का, पूर्ण परिचित द्वारा आप प्रयुक्त अनौपचारिक विशेष शब्द, एक्सप्रेशन, सामान्य रूप से गाली जैसे शब्द इत्यादि। ठीक है। उसके बाद टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शो नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ये वर्ब व्हिच शो नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। 22 नंबर क्या हो गया? टेंस। 23 नंबर पॉइंट क्या है? सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस यानी काल क्रम। वह नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया वर्ब का टेंस क्या होगा, अर्थात प्रिंसिपल क्लाउज में वर्ब का टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है। सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा टेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे वाक्य संरचना सही हो, इसका निर्धारण जिन सिद्धांतों नियमों के अंतर्गत किया जाता है उन्हें सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सीक्वेंस ऑफ टेंस वह नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया वर्ब या टेंस क्या होगा, अर्थात ये प्रिंसिपल क्लाउज में वर्ब का टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा टेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे वाक्य संरचना सही हो, इसका निर्धारण जिन सिद्धांतों नियमों के अंतर्गत किया जाता है उन्हें सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नाउन। अब नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन यानी संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। ये नाउन इज ए वर्ड ऑफ यूज्ड इन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग शब्द बहुत विस्तृत है यानी वस्तुएं, इसमें सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है। ठीक है। किसी वस्तु का नाम, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी गुण का नाम, किसी स्थान का नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे ताजमहल। ताजमहल एक विशेष नाम ले लिया गया। प्रदीप, सीता, काजल तो एक व्यक्ति का नाम हो गया। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तियों के बारे में जो आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम, अलवर, etc। राम हो गया व्यक्ति का नाम, अलवर हो गया किसी स्थान का नाम, टेबल हो गया वस्तु का नाम। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। ये नाउन ऑफ
सॉरी, ये कॉमन नाउन रिफर्स इन नेम गिवन पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस ऑफ द सेम काइंड और क्लास, यानी एक ही जैसे जैसे हों उनके समूह को, जात किसी जैसे जाति किस जाति पे हो उनको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे किंग, किंग क्या हो गया, राजा हो गया। अब राजा कोई स्पेशल राजा नहीं कहा गया कि कौन सा राजा, राजा की एक जाति होती है। ठीक है, बॉय, बॉय किसी का नाम नहीं लिया गया, एक लड़कों की एक जाति होती है लड़के। गर्ल, सिटी, सिटी में कोई स्पेशल नाम नहीं लिया गया। प्रॉपर नाउन, नाउन में होता है एक स्पेशल नाम, जैसे राम, अलवर, लखनऊ। ठीक है, कॉमन नाउन में कॉमन नाउन में कोई स्पेशल नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, एक समूह का हो जाता है, समूह मतलब समूह नहीं, मतलब एक जाति हो जाती है, जैसे गाय हो गई। ठीक, गाय हो गई, भैंस हो गई। भैंस कोई स्पेशल भैंस नहीं है, अब कैसी भैंस है, भैंस तो भैंस है, पूरा जात के बारे में कहा गया उनके। कलेक्टिव नाउन तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यहाँ समूह की बात करी गई है। ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल, एज यूनिट, जैसे टीम, कमिटी, आर्मी, ईटीसी। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता तो वह कॉमन नाउन बन जाता। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, किस में होता है, सिंगुलर में होता है। यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता तो कॉमन नाउन बन जाता। क्या बन जाता, कॉमन नाउन बन जाता। ठीक है, कॉमन मतलब होता है जो हर चीज़ में बराबर हो, यानी सब में कॉमन हो। जैसे जाति कह दी गई, गाय, भैंस। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं कहा गया। मटेरियल नाउन हो गया। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ईटीसी। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, मटेरियल नाउन जो होते हैं काउंटेबल, गिना नहीं जा सकता, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। क्यों, क्या किया जाता है, इन्हें मापा जाता है या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कोई पदार्थ है उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, क्वालिटी, हेट्रेड, लाफ्टर, एक्शन, प्रॉवर्टी एंड स्टेट। आर्ट एवं साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर इत्यादि भी नाउन में शामिल किए जाते हैं। यह क्या है, एक भाववाचक संज्ञा यानी अंदरूनी मामला है। जैसे हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ये कोई कहीं लिखी नहीं जाती है, एक भावना है, मान के चलो। ठीक है, क्या है, भावनाएं हैं जो व्यक्त की जाती हैं। अब कुछ नोट दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें ना तो फिजिकली टच किया जा सकता है। ठीक है, ना तो फिजिकली टच किया जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, केवल महसूस किया, यानी भावनात्मक चीज़ें होती हैं, उन्हों क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। केवल महसूस किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। किस में किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। 25वां पॉइंट है द नाउन केस। द नाउन केस, वाक्य में नाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध नाउन केस द्वारा व्यक्त होता है।
वाक्य में नाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध नाउन केस द्वारा व्यक्त होता है। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त केस में होता है। पहला क्या है? नॉमिनेटिव केस। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जब नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो नाउन क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस इट इज इन नॉमिनेटिव केस। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस इट इज इन नॉमिनेटिव केस। उसके बाद में पोसेसिव केस क्या होता है? दूसरा है पोसेसिव केस। एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर एक हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होता है। एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होता है तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है वह नाउन पोसेसिव केस में प्रयुक्त होती है। एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है वह नाउन पोसेसिव केस में प्रयुक्त होती है। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। When a noun is used as an object of the verb in a sentence, it is in objective case. चौथा पॉइंट आपका है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की तरह प्रयुक्त होता है। जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की तरह प्रयुक्त होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। बॉयज डोंट मेक ए नॉइज। बॉयज डोंट मेक ए नॉइज। दूसरा है हरीश वेट फॉर मी। हरीश वेट फॉर मी। उपरोक्त वाक्य में बॉयज और हरीश को संबोधित एड्रेस्ड किया गया है। नाउन के इस प्रकार के प्रयोग को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। उपरोक्त वाक्य में बॉयज और हरीश को संबोधित एड्रेस्ड किया गया है। नाउन के इस प्रकार के प्रयोग को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। बॉयज डोंट मेक ए नॉइज यानी लड़कों आवाज़ मत करो, ठीक है। हरीश वेट फॉर मी, हरीश मेरा इंतज़ार करो, ठीक है। केस इन अपोजिशन, पांचवा पॉइंट है केस इन अपोजिशन। इफ टू नाउन्स रिफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग और इन अपोजिशन वन इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द अदर विथ नो कंजक्शन ज्वाइनिंग देम एज हर फादर नरेश चंद्रा लेफ्ट होम 3 months ago. If two nouns referring to the same person or thing or in opposition one is placed immediately after the other with no conjunction joining them as her father Naresh Chandra left home 3 months ago. जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, जब दो नाउन
जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, अर्थात दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं, तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, अर्थात दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं, तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। 26 पॉइंट नंबर 26,